अच्छा जी, हम फंडामेंटल एनालिसिस को जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट्स जो है वो फंडामेंटली किस तरह से मूव हो रही होती हैं। तो ये प्रीवियस क्लास का रीकैप है। काफी सारे लोगों को जो है ना ये चीज स्लाइड्स वगैरह नहीं मिली थी, तो मैंने कहा कि इन चीजों को लिख के जो है ना मैं अगेन से स्लाइड्स बना देता हूँ। तो हमने पहली जो चीज इसके अंदर डिस्कस की थी वो यही थी कि ये क्यों मैटर करते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि मिक्स्ड ओपिनियंस होती हैं लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जरूरत है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है जरूरत इनकी। इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट इस चीज को डिस्कस किया कि इनकी क्यों जरूरत है, क्यों नहीं है। या जो लोग कहते हैं इनकी जरूरत क्यों नहीं है तो वो क्यों कहते हैं, या जिन लोग जो लोग कहते हैं इनकी जरूरत है तो वो किस बेस पे जो है ना वो कहते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी कि सब इंस्टीट्यूशंस में हर जगह पे जो है ना वो लोग एक बड़ी तादाद में फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो बैठते हैं। जो एजुकेशन है इस पे बहुत ज्यादा है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट्स जो है वो इनको फॉलो करती हैं। तो इसलिए जो है ना हमें इनकी जरूरत रहती है। इसके बाद फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तो क्यों सेल कर रहे हैं। मैं आम रोजमर्रा जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमें वहां पे ये चीजें देखना जरूरी होती हैं तो हम डिजिटल मार्केट्स में ये चीजें क्यों नहीं देखते। तो इसलिए हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किसी करेंसी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली जो हम टेक्निकली मार्केट्स को एनालाइज करते हैं, मैं वैसे चूंकि हम जितने भी ट्रेडर्स हैं हम जाके यूके की इकोनॉमी को नहीं पढ़ सकते या उनकी इकोनॉमी को नहीं देख सकते, हम यूएसए की इकोनॉमी को नहीं देख सकते, हम जो है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को नहीं देख सकते, यूरोप की इकोनॉमी को नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं। तो मैं अभी भी यहाँ पे मार्जिन टेक्निकल्स को ही दूंगा कि टेक्निकल्स जो है वो हमारे पास तकरीबन 70% वर्क कर रहे होते हैं। 30% जो है वो मार्केट के अंदर जो है ना वो हम दे सकते हैं इसको फंडामेंटल्स को। अब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के दरमियान क्लैश नहीं है बिल्कुल, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। टेक्निकल्स की मूव को फास्ट कर देते हैं फंडामेंटल्स, या फंडामेंटल्स की मूव को पूरा करते हैं टेक्निकल्स। यानी कि एक फंडामेंटली हमें मूव नजर आ रही होती है कि मार्केट्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो मूव कर जाएंगी, तो टेक्निकल जो है वो टेक्निकली मार्केट को वहां तक ले जाते हैं। और बाजू का हमें टेक्निकली वही चीज लग रही होती है कि मार्केट यहाँ से उठेगी और यहाँ तक चली जाएगी, और विद इन सेकंड्स विद इन मिनट्स जो है वो मार्केट वहां से उठ के वहां तक चली जाती है। कोई फंडामेंटल न्यूज आती है मार्केट के अंदर, तो इस तरह वो टेक्निकल की डायरेक्शन को जो टेक्निकल की हमारी एंट्री थी उसको मुकम्मल कर दिया फंडामेंटल ने, टेक्निकल्स को डायरेक्शन दे दी फंडामेंटल ने। इसी तरह से बाज़ फंडामेंटल्स को जो है ना वो अपनी डायरेक्शन को पूरा करते हैं टेक्निकल्स की मदद से। फंडामेंटल्स फिर हमने बात की थी कि फंडामेंटल जो होते हैं ये मार्केट्स को ड्राइव करते हैं। मतलब मार्केट से मतलब किसी भी कंट्री की, जिस तरह पाकिस्तान की मार्केट की बात कर लें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, या पाकिस्तान की करेंसी या पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट है, उस मार्केट को जो है ना ये फंडामेंटल्स ही जो है वो चला रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, यही बता रहे होते हैं। अगर हमारी करेंसी जो है वो डाउन साइड पे जाती है, जिस तरह अभी हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही थी, काफी ज्यादा डिवेल्यूशन के बाद जो है ना करेंसी हमारा डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर जो है पाकिस्तानी रुपया जो है वो 240 पे चला गया था, यानी 240 रुपए का एक डॉलर था, इतनी करेंसी जो है ना वो डिप्रिशिएट हो गई थी। तो ये वाजह था कि हमारी इकोनॉमी में जो है ना वो गड़बड़ है। यानी कि अगर हमारी करेंसी बेहतर नजर आ रही होगी हमें, तो हमें हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बूस्ट अप नजर आ रही होगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि डॉलर जो जीबीपी यूएसडी का चार्ट देख रहे हैं, यानी केबल का जो चार्ट देख रहे हैं, तो उस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ से गिरती 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 कहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, मेरे ख्याल में मार्केट जो है वो 1.4020 से या 420 से जो है ना वो 1.4042 से गिरती गिरती 1.17 पे आज मार्केट चल रही है। तो इतना ज्यादा जो है ना वो मार्केट ने जो है ना जीबीपी इतना ज्यादा गिरा है अगेंस्ट डॉलर, जिस तरह पीकेआर गिरा है ना अगेंस्ट डॉलर, इसी तरह जीबीपी भी गिरा है, यूरो भी गिरा, सारे ही गिरे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी रुपये को मार नहीं पड़ी, पूरी दुनिया की करेंसीज को मार पड़ गई है। जिस तरह मैंने कल भी यही चीज बताई थी कि वहां की जो इन्फ्लेशन थी वो 2% उनका टारगेट था, 2%। तो वो 2% से 10% पे जा चुका हुआ है इन्फ्लेशन रेट।
यानी कि इतनी ज्यादा वहां पे महंगाई बढ़ चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान का टारगेट जो था वो मेरे ख्याल में 13.5% पे था कि हम 13.5% तक जो है ना वो अपनी महंगाई को रोकेंगे, लेकिन वो 13.5 की बजाय वो तकरीबन 24-25 तक जो है ना वो हमारा इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा जुलाई 2022 का अभी इस मंथ का जो है ना वो वहां तक पहुंच चुका है। तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो चीजें हमें नजर आती हैं वो फंडामेंटल्स ही बता रहे होते हैं इन सारी चीजों को, कि किस मुल्क की करेंसी किस साइड पे है, किस मुल्क का जो है ना वो इन्फ्लेशन किस साइड पे चल रही है, वहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, वहां पे ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये ड्राइव कर रही होती हैं मार्केट के अंदर। जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वही इन सारी चीजों को ड्राइव कर रहे होते हैं, इन्हीं चीजों का नाम जो है वो फंडामेंटल है। तो ये करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करना है, करेंसी को इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ जाने से क्या इम्पैक्ट आएगा, कम होने से क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी तरह सीपीआई का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो ड्राइव करती हैं मार्केट्स को। फिर हम इनके ट्रेंड्स की अगर बात करें तो ये काफी लंबे भी रह सकते हैं, यानी कि मिनट से लेके जो है ना ये घंटों महीनों दिनों महीनों और सालों तक जो है ना ये चल सकते हैं। जिस तरह मैंने रिसेंटली बात की थी ब्रेग्जिट के हवाले से कि वो 2019 से चलता हुआ आ रहा है कि यूरो डॉलर जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे, तब से हम ये चीज देख रहे हैं। तो आज जो है ना वो हमें वो चीज नजर आ गई है और यूरो इवन के डॉलर से जो है ना वो डाउन साइड पे भी आ गया है। तो ये भी कभी सोचते थे लोग कि यूरो जो है ना वो डॉलर से भी कम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल था, पहले भी रहा है और अभी अगेन से जो है ना वो उसी पोजीशन पे आ गया। तो इससे वाजे पता चलता है कि जो यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत वीक हो चुकी है। एक तो ब्रेग्जिट के मामले से जो उनकी ट्रेड कट हुई है, बहुत सारी चीजें जो है उन पे असर आ गया है। उसके बाद अभी जो यूक्रेन वाला मसला हुआ था, यूक्रेन की जो वार वाला मसला था वो भी उसके अंदर आ गया। तो यूरो की इकोनॉमी जो है वो यूक्रेन के साथ बड़ी मैसिवली अटैच है, तो वो इस वजह से भी जो है ना वो सारा का सारा यूरो पे प्रेशर आ गया था। उसके बाद फिर वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जो फंडामेंटल्स हैं वो डायरेक्शन को पिक कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे ना एक्चुअली खांसी स्टार्ट हो गई थी काफी ज्यादा, इस वजह से जो है ना अब आ रही है। मैंने खुद ही जो है ना वो अपना माइक जो है वो किया था, म्यूट पे किया था। मेरी ना खांसी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी इस वजह से। तो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो डायरेक्शंस को पिक करते हैं, और टेक्निकल जो है वो हम हमें एंट्रीज और जो एग्जिट्स हैं उनको जो है ना वो पिक करते हैं। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, या मेन कौन सी चीजें होती हैं जो फंडामेंटल्स बन के मार्केट्स के अंदर हमारे सामने आ रही होती हैं। तो एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक डाटा। इस पे भी हमने पहले डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जीडीपी आता है, सीपीआई आता है, इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं। तो काफी सारे डाटाज जो हैं, जो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स को मैं डाटा में नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कभी कभी जो चेंज होती हैं, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जब आती है बैंक्स की, ये हमारा दूसरा बैंक है, सेंट्रल बैंक डिसीजन जो होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना ये चीजें कर गई।
तो उसके अंदर ये चीजें आती हैं। तो इकोनॉमिक डाटा में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, जीडीपी आ जाता है, सीपीआई आ जाता है, पीपीआई आ जाता है, ठीक है। इसी तरह एक्चुअली जो हमारा सीपीआई होता है वही हमारा इन्फ्लेशन रेट को भी वाजे कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है, तो वो चीजें भी इधर ही आ जाती हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक डिसीजंस होते हैं, जो जिस तरह रेट हाइक्स यानी इंटरेस्ट रेट को उन्होंने कम करना है, ज्यादा करना है, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना है या अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस हवाले से जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास जियो पोलिटिकल इवेंट्स आ जाते हैं, जिसमें वार्स आती हैं, पैनाडेमिक्स आते हैं, ब्रेग्जिट आते हैं। तो हम इन सारी चीजों को इंशाल्लाह डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली जो चीज आती है हमारे पास वो आता है इकोनॉमिक डाटा। तो इकोनॉमिक डाटा में जो है ना हम सबसे पहले जो है इंटरेस्ट रेट्स को देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हम अपने सादा या आसान लफ्जों में देखें तो ये हमारे पास आता है शरह सूद। यानी कि जो हमारा शरह सूद है उसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। शरह सूद क्या होता है कि आप कोई भी अमाउंट अपनी कोई भी अपना पैसा कैश की सूरत में किसी बैंक में रखते हैं या किसी को देते हैं, तो उसके बदले वो आपको रिटर्न में कुछ अमाउंट देता है उससे ज्यादा, वो आपका सूद होता है। इसी तरह अगर आप किसी बैंक से वो कोई कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे पे आप उस बैंक को उससे ज्यादा अमाउंट जो है ना वो वापस करते हैं। यानी कि बारो करने की सूरत में भी या लैंड करने की सूरत में, दोनों सूरतों में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है वो उस बैंक को या उस पर्सन को जिससे आप ले रहे हैं वो आपको देना पड़ती है। तो उस चीज को हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं या हम शरह सूद कहते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट होता है। कुछ कंट्रीज के अंदर जो है वो नेगेटिव है, मतलब किसी कुछ कंट्री इस तरह के, जिस तरह जर्मनी है, जर्मनी के अंदर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो आपको अगर कर्जा देते हैं तो कर्जा देने पे जो है ना वो आपको उल्टा पैसे भी देंगे, ऐसा नहीं है। उनके बैंक्स में अगर आप जाके पैसे रखते हैं तो वो आपसे पैसों के ऊपर प्रॉफिट देने की बजाय वो आपसे कहेंगे जी हमें फीस दो आपके पैसों की हिफाजत करने की, ठीक है। वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, वो 1% या 0 पॉइंट समथिंग परसेंट है उनका। आपने बैंक में पैसे रखे, आपने $10 मिलियन जो है वो बैंक में रखा, बैंक उसका 1% या 0.5% या 0.2% कोई भी उसका एक हिस्सा जो है ना वो फीस की सूरत में आपसे वसूल कर लेगा। इसी तरह जापान का भी है, जापान का भी नेगेटिव में है। और भी काफी सारे कंट्रीज हैं जिनका जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव में है। लेकिन अगर आप उनसे कर्जा लेंगे तो फिर उस पर वो चार्ज करेंगे। कर्जा बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है, वो उस पर जो है ना वो अपना कर्जा लेते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या आता है। अगर कोई कंट्री अपना जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उससे उनकी जो करेंसी होती है वो बेहतर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हाकिश जो है ना वो इफेक्ट आता है उस पर। अब इसका किस तरह से मतलब हाकिश हो जाती है। अब अगर कोई एक इन्वेस्टर है वो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट की गरज से, तो साफ ज़ाहिर है वो कभी भी जाके जापान में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो कभी भी जाके जर्मनी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो वो किसी ऐसे कंट्री के बैंक्स में अमाउंट रखेगा जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिले। जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर आप जो है वो अपना 1 लाख रखते हैं तो साल के बाद जो है ना उस पर अभी 15% है, तो 15,000 जो है ना वो आप लोगों के अकाउंट में ऐड हो जाता है। यानी वो आपको 1,15,000 मिलता है साल के एंड पे। हम बड़े खुश होते हैं इस चीज को देखते हुए कि हमें एक लाख पे जो है ना वो 1,15,000 मिल रहा है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 25% के करीब करीब जा चुका है। तो 25% पे जो है ना वो हम जो चीजें हमें आज 1 लाख की मिल रही हैं वो अगले साल जो है वो हमें 1,25,000 की मिलनी है, जबकि अमाउंट हमें बैंक से 1,15,000 मिलनी है। तो हम घाटे का सौदा कर रहे होते हैं जब हम बैंक्स में पैसे रखते हैं। तो बैंक्स में पैसे रखने की बजाय उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनसे जो है ना वो और पैसे कमाने चाहिए, बजाय इसके कि बैंक्स में जो है ना वो इस तरह से अमाउंट रखी जाए। तो बैंक्स जो होते हैं ये बड़े शातिर हैं, वो उन्हें पता है कि ये इस तरह से हो जाएगा, वो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो इकट्ठी करके वो पीछे इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो देते हैं। जी ये लो, ये आपका जो है ना 1 साल का जो है वो आपको 15,000 रुपये दे रहे हैं हम 1 लाख का। यानी अगर आप 10 लाख रुपए रखते हैं तो साल बाद आपको जो है ना वो 1.5 लाख रुपए जो है ना उस पे प्रॉफिट आता है 1 साल बाद। अभी की बात करूं, पहले तो नहीं होता था, अभी इतना दे रहे हैं।
अच्छा, उस पे क्या होगा कि अगर 1.5 लाख है तो 1 महीने का तकरीबन आपको मिलेगा 12,000 रुपए, यानी 10 लाख रुपए की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, मुकम्मल शरह सूद अगर आपको वो दे देते हैं तो वो 12,000 रुपए तकरीबन जो है ना वो आपको 1 महीने का देंगे। तो अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारी हर महीने जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और चीजें जो है ना वो करेंसी की जो बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है। तो साल बाद आप अगर आज 10 लाख से आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं तो साल बाद हो सकता है आप 10 लाख से जो है ना वो गाड़ी की बजाय शायद एक रिक्शा खरीद सकेंगे। जिस तरह से जो है ना वो गाड़ियों की प्राइसेस और इन चीजों की जो प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं और हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा कम हो रही है, डिवेल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो कंट्रीज क्या करते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो रिटर्न मिल सके। जैसे आप पाकिस्तान की मैशत की बात करें तो पाकिस्तान तो इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाता है कि वो बाहर से ज्यादा कर्जे हासिल कर सके। अब बाहर से ज्यादा कर्जे इसीलिए उन्हें मिलेंगे जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं वो क्या करते हैं, किसी ऐसे कंट्री से कर्जा ले लेती हैं जहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, 2% है या 3% है। तो वहां से वो कर्जा लेने के बाद वो अमाउंट जो होती है वो इधर पाकिस्तान की या जो छोटी इकोनॉमीज होती हैं उधर आके इन्वेस्ट कर देती है। यहाँ से जिनको 13%, 14, 15% तक जो है ना इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से जो है ना वो उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। वहां पे उन्होंने 2% देना है, यहाँ पे 15% मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उनको 13% का जो है ना उनको प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वो काफी सारी फर्म जो है वो दुनिया के अंदर काम करती हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जे लेती हैं और जो बिल्कुल छोटे कंट्रीज होते हैं उनको जो है ना वो देते हैं, जिनके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा किया जाता है। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग बैंकों की तरफ रुख नहीं करेंगे। लोग बैंकों से पैसा लेना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो वीक हो जाएगी। जब एक मुल्क से डॉलर निकलना शुरू हो जाएंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व से, हमारे पास अभी बहुत कम रिजर्व हैं, तो इनसे जब डॉलर निकलेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कट किया तो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना पैसा निकालेंगे। जब वो पैसा निकालेंगे तो क्या होगा उससे कि हमारा जो करेंसी है वो वीक हो जाएगी। यानी कि अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उससे उस कंट्री की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह जब किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो उसकी जो करेंसी है वो वीक हो जाती है। अभी कुछ कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स की बात कर लें हम अगर यहाँ पे, तो हमारे पास यूएसए है। तो यूएसए का जो इंटरेस्ट रेट है वो इस टाइम पे 2.25, ये डिफरेंट बैंक्स का वैसे डिफरेंट होता है। 2.25 से 2.50 के दरमियान वेरी कर रहा है इनका। यूके की अगर हम बात करें तो 1.75 तक जो है ना इस टाइम पे इनका इंटरेस्ट रेट है, जबकि ये बहुत कम हुआ करता था, इनका इंटरेस्ट 0.25 इतना हुआ करता था। लेकिन अभी चूंकि वहां पे भी रिसेशन चल रहा है तो इस वजह से उन्होंने भी जो है ना रिसेंटली इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए हैं। जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे अभी जो है वो 1.08% चल रहा है। और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे 5.40 चल रहा है, यानी 5.40%। अगर आप इंडिया से 1 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो आपको 1,05,400 रुपए जो है ना वो वापस करना पड़ते हैं। जबकि एट द सेम टाइम अगर आप पाकिस्तान से कर्जा लेते हैं तो पाकिस्तान में आपको 1,15,000 जो है वो वापस करना पड़ते हैं 1 लाख पे। अब जो जो कंपनीज या जो फर्म जो है पूरे साल के अंदर 10% जिनकी ग्रोथ है या 12% जिनकी ग्रोथ है, अगर वो इंडिया में काम करें तो उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वहां पे उनको कर्जे का वापसी जो है वो 4% करनी पड़ रही है, 5% करनी पड़ रही है। और 12% उनकी ग्रोथ है तो 8% जो है ना उनको फिर भी नेट प्रॉफिट मिलता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपनीज जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनीज जाके अपने प्लांट्स लगाती हैं, सारा कुछ करती है। जबकि क्योंकि उन्होंने बैंकों के साथ काम करना होता है, बैंकों के साथ उनका उधार लेन देन वो चलता है। जब इसी तरह वो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 15% जो है वो इंटरेस्ट है। अब जिस कंपनी की ग्रोथ रेट 12% है, वो अगर वो पाकिस्तान में है तो वो उल्टा 3% लॉस में है। अगर वही कंपनी इंडिया में है तो वो 8% प्रॉफिट में है या 7% प्रॉफिट में है। तो इसलिए कंपनीज उन कंट्रीज का रुख करती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप जो है बैंकों के अंदर पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को जो है ना वो इंगेज नहीं कर सकते। जो बाहर से इन्वेस्टर आएगा आपके बैंक से, आप उसको लोन देंगे तो वो उससे बहुत ज्यादा लोन जो है ना वो चार्ज करेंगे। अब अगर उनकी एनुअल ग्रोथ ही 12%, तो आपको 15% किस तरह से रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, ये जो जापान का 0.-0.1% है।
सर आवाज नहीं आ रही। ओए सॉरी, मैंने माइक जो है ना वो ऑफ किया था खांसी की वजह, फिर लेकिन मैं शुरू हो गया, लेकिन वो जो है ना माइक जो है वो ऑन ही नहीं किया। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Inflation is the rate at which the value of a currency is falling and consequently the general level of prices for goods and services is rising। यानी कि करेंसी की वैल्यू जो होती है वो कम होती रहती है, और इसके मुकाबले में जो चीजों की प्राइसेस है, जो चीजें हम खरीद करते हैं, जो मतलब इसके अंदर जो चीजें काउंट होती है ना, वैसे वो होती हैं जो बंदा एक साल में ना तकरीबन यूज कर लेता है। हर बंदा जो है ना तकरीबन एक साल में वो चीजें जो है ना वो रिपीट करता है, जिसके अंदर फूड भी आ जाती है, जिसके अंदर हाउसिंग भी आती है। हाउसिंग में मतलब फर्नीचर वगैरह या हाउस होल्ड कुछ दूसरी चीजें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी के अंदर आ जाती है, आपकी क्लोथिंग भी उसी के अंदर आ जाती है। ये सारी चीजें, इन सब चीजों के रेट्स को मेजर किया जाता है। तो ये चीजें हम डिटेल के साथ सीपीआई में पढ़ेंगे, जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें ना इंशाल्लाह मैं कल ही इसको डिस्कस करेंगे, तो इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। तो आप देखें ना, जो लोग अगर आप अपने स्कूल के टाइम पे जाके देखें, जो लोग आज से 10 या 15 साल पहले स्कूल जाया करते तो वहां पे जो चीज उस टाइम पे 1 या 2 रुपए की मिलती थी, आज वही चीज 20 या 30 रुपए की मिलती है या 40 रुपए की मिलती है। ठीक है, इसी तरह वहां उस टाइम पे जो वेजेस थे लोगों के वो कम हुआ करते थे, यानी कि उस टाइम पे अगर लोग एक बंदा 10,000 कमा रहा होता था तो वो बहुत अच्छा जो है उसका गुजारा चल रहा। आज 25,000 कमा के भी जो है ना उसका गुजारा नहीं चल रहा। उस टाइम पे अगर घी की प्राइस 50 रुपए किलो थी, तो आज जो है ना वो 500 रुपए किलो है, यानी 10 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन 10 गुना जो है ना वो वेजेस नहीं बढ़े। तो इस वजह से जो है ना वो गुर्बत, जो अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत जो है ना ये बढ़ती जा रही है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, तो इन्फ्लेशन जो है वो चीजों की प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं टाइम के साथ साथ, हर कंट्री में बढ़ रही हैं। और ये इस पे ना थोड़ा मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज था एक टाइम के लिए कि इन्फ्लेशन कम हो जाए ये फिर भी करेंसी को डिवैल्यू कर देती है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो फिर भी ये करेंसी को डिवैल्यू करती है। तो मैं इसको जरा जल्दी से जो है ना एक्सप्लेन करूंगा, करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं। अब कम हो जाए मतलब अगर हम प्राइसेस जो है वो कीमतें जो है वो कम करते जाएं, इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर बाइंग पावर नहीं है, लोग ज्यादा प्राइसेस को बिड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो चीजें सस्ती करनी पड़ रही हैं, हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है चीजों को, हुकूमत से जो है ना पैसे खजाने से निकल रहे हैं। तो अगर लोग ज्यादा महंगी चीजें अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं तो गवर्नमेंट और महंगी कर देती है, गवर्नमेंट और महंगी कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आस्ते आस्ते जिस तरह चीजें महंगी होती हैं, लोगों की बाइंग पावर अगर साथ साथ बढ़ रही है, यानी कि उनको अगर वो डेली वेजेस ले रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी सैलरीज बढ़ती जा रही हैं साथ साथ, तो अगर वो चीजें लोग अफोर्ड कर रहे हैं महंगी, तो उससे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो मुल्क के खजाने में जा रहा है। तो ज्यादा रेवेन्यू जाने से जो है ना वो करेंसी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज्यादा ले जाएं, अगर हम इसको बहुत ज्यादा देखें, कि हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें इन्फ्लेशन को, तो फिर क्या होता है, तो फिर लोगों की बाइंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। अगर देखें ना इन्फ्लेशन इस टाइम पाकिस्तान में 25% है, तो जो 25% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, उतनी ही पाकिस्तान में 25% लोगों के वेजेस तो नहीं बढ़ा दिए गए। अगर साल बाद इंक्रीमेंट लगता भी है तो 10% का लगता है। तो ये थोड़ा सा बोझ बन जाता है कंट्री पे, ये करेंसी को बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन की तरफ ले जाता है। जब इतनी ज्यादा जो है ना वो इन्फ्लेशन हो रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि करेंसी वीक हो रही होती है। तो दूसरे लफ्जों में क्या है कि अगर टू मच इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, अगर बहुत कम इन्फ्लेशन हो तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इन्फ्लेशन को थोड़ा मीडियम पेस पे जो है ना वो लेके चलना पड़ता है गवर्नमेंट्स को। अगर वो मीडियम पेस पे नहीं लेके जाते तब भी नुकसानदेह होता है, जब लेके जाते हैं तो तब भी नुकसानदेह होता है। तो इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पे है, यूएसए में इस टाइम में 9.1% है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो 1 to 2% हुआ करती थी अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है वहां पे, क्योंकि हर जगह पे एक ही हिसाब चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। यूके के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन 10% तक जा चुकी है, मैंने पहले भी बताया था। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे जो यूके की गवर्नमेंट की है, तो आपको पता चलेगा उनका टारगेट 2% का है, लेकिन वो 10% जो है वो इन्फ्लेशन उस टाइम पे वहां पे हो चुकी है, यानी कि वो 1 से 2% तक जो है ना वो रखते हैं इन्फ्लेशन को, इस टाइम में बहुत बढ़ चुकी है। तो ये यूके की करेंसी यानी जीबीपी के लिए बैड इम्पैक्ट है। जर्मनी की 7.5%, इंडिया में 13.3% तक जा चुकी है इस टाइम पे इन्फ्लेशन। तो ये इंडिया में भी काफी ज्यादा हो चुकी है, जबकि इंडिया के टारगेट जो है वो 5 to 6% तक होते हैं।
एक्चुअली जो इनका 2022 वाला जो बजट आया है इंडिया का, तो इन्होंने इंडिया ने उस बजट के अंदर जो है ना, मैंने उस बजट को रिव्यू किया पूरे को, तो उस बजट के अंदर जो है ना उन्होंने बिल्कुल सब्सिडाइज जो है ना वो चीजें नहीं दी हैं। इन्होंने आम जो लोगों को बिल्कुल सब्सिडियां नहीं दी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, इन्होंने अच्छे लेवल और बड़े लेवल पे जो है ना वो इन्होंने लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्होंने जो है ना प्रोजेक्ट शुरू किए, जबकि सब्सिडियां जो है इन्होंने खत्म कर, इस वजह से वहाँ पे थोड़ी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुकी है। इसके अलावा चाइना की अगर जापान और चाइना की बात करें तो वहाँ पे 2.3% बहुत कम है। पाकिस्तान में 24.9% सबसे ज्यादा इस टाइम पे पाकिस्तान में चल रही है, जो बड़े कंट्रीज हैं इनकी अगर हम बात करें। तो अभी यहाँ तक